Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management by Miss Bushra. In today's lecture, we are going to discuss the scientific management theory by F.W. Taylor. Under the classical theories, the scientific management theory is one of the most important and most popular theory. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हमारी फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिनको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट F.W. टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ये याद रखिएगा. ओके, so he has given the scientific management theory. Now coming to the history or background of F.W. Taylor, ये बाय प्रोफेशन एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जो जिन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी और बहुत सारी जगह काम किया. उनमें से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जगह जहाँ पे इन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, वो थी हमारी मिडवेल स्टील कंपनी. एंड लेटर उन्होंने बेथलेहम स्टील कंपनी में भी काम किया. ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बहुत सी चीज़ें वहाँ पे ऑब्जर्व करी वर्कर्स की, और उन्होंने अपनी ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी अपनी बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में पब्लिश करी. नाउ हम बात करते हैं कि आखिर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है. तो उन्होंने बेसिकली ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स और लेबर जो काम कर रहे थे या उनको ऑर्डर करने के वक्त जो हम उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, तो उसमें कोई एक साइंटिफिक मेथड नहीं था उनको काम करने का. बस हिट एंड ट्रायल मेथड पे काम हो रहा था कि अगर ये वर्क कर गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो उसमें लॉसेस के चांसेस बहुत थे. सो देर वॉज नो साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक वेज ऑफ डूइंग द वर्क, जिससे हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर हो रही थी. इफ इट वर्क्स देन गुड, इफ इट डज नॉट then the entire organization will suffer. तो इसी चीज़ को उन्होंने रिमूव करने के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को लेके आए. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट वो प्रोसेस या कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर काम करने के लिए एक सिस्टमैटिक और एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, जो प्रूव होना चाहिए कि अगर ये काम होगा तो इस प्रोसेस से होगा, ये काम होगा तो इस मेथड से होगा, ये मेथड सबसे बेस्ट है. ओके, तो दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, डूइंग द वर्क एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू एनालाइज एंड इम्प्रूव द वर्क प्रोसेसेस इज साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो एम करता है, इट एम्स एट इम्प्रूविंग और द इकोनॉमिक एफिशिएंसी, स्पेशली द लेबर प्रोडक्टिविटी, बाय ऑप्टिमाइजिंग द वर्क प्रोसेसेस एंड यूजिंग द बेस्ट टूल्स फॉर द जॉब. तो वो है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब साइंटिफिक मेथड्स को यूज करना प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, देयर बाय हमारी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट अपने आप बढ़ेगा. नो हिट इन ट्रायल मेथड. अगर मुझे एक काम करना है तो उसके लिए मुझे सोचना ना पड़े कि मैं किस मेथड से करूं. देयर हैज़ टू बी अ साइंटिफिक मेथड विच इज़ वेल प्रूवन इन एडवांस. इसी को बोलते हैं हम साइंटिफिक मैनेजमेंट. नाउ इस थ्योरी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. There are basically four principles of scientific management given by F.W. Taylor. पहला प्रिंसिपल है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. जैसे मैंने बताया कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब से मतलब है आपको हर काम को करने के लिए साइंटिफिक मेथड को यूज करना है. ऑर्गेनाइजेशंस को साइंटिफिक मेथड्स देना है अपने वर्कर्स और लेबर्स को, एंड रिप्लेस करना है रूल ऑफ थंब को. रूल ऑफ थंब मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड या हिट एंड मिस मेथड, कि अगर काम कर गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर काम नहीं किया तो इट वुड बी वेरी कॉस्टली, इट वुड लीड टू लॉट ऑफ वेस्टेज. तो साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स the investigation of traditional work methods through work study and unifying the best practices in developing a standard method which would be followed throughout the organization. तो जब हम साइंटिफिक मेथड ढूंढेंगे तो हम सबसे पहले जो पुराने तरीके से जो ट्रेडिशनल वर्क मेथड है काम को करने के लिए, जो एक काम को करने के लिए हम ट्रेडिशनल टाइम से जो जिस तरीके से काम करते चले आ रहे हैं उसकी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या बेस्ट और क्या नया आप अप्लाई कर सकते हैं उस काम को और अच्छे से करने के लिए. ठीक है, तो रूल ऑफ थंब हम ना लगाएं और साइंटिफिक वेल प्रूवन मेथड्स को हम अडॉप्ट करें हर काम को करने के लिए. यही है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ठीक है, सेकेंड आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. तो हार्मनी, देयर हैज टू बी अ हार्मनी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. टेलर ने इस चीज़ पे एम्फसाइज किया कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
लेबर्स में, वर्कर्स में, एम्प्लॉयज़ में बहुत ज़्यादा डिस्कॉर्ड होगा, मीन्स कॉन्फ्लिक्ट होगा, और उस कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप टाइमली रिजॉल्व नहीं करते हैं तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बहुत सीवियरली हैम्पर होगी। तो ये प्रिंसिपल इस चीज़ पे फोकस करता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में स्पेशली हार्मनी मेंटेन रहे, कॉन्फ्लिक्ट को, डिस्कॉर्ड को रिमूव करना है। दोनों को रियलाइज करना चाहिए, मीन्स मैनेजमेंट को भी और वर्कर्स को भी रियलाइज करना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। दे शुड नो दैट दे बोथ ऑफ देम रिक्वायर ईच अदर। एंड मैनेजमेंट जो है उसको जो भी प्रॉफिट्स हो रहे, जो भी गेन्स हो रहे, मैनेजमेंट मस्ट ऑल्सो शेयर दिस विद वर्कर्स, और वर्कर्स को भी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ काम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। एंड कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो रहा है, कुछ अच्छे के लिए चेंज हो रहा है, तो विलिंगली उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये सब हम करेंगे तो देयर विल बी हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। और अगर हार्मनी होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो नेक्स्ट टेलर ने कहा कि देयर हैज टू बी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये प्रिंसिपल बेसिकली कहता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, वो कोऑपरेट करके काम करें, ना कि सिर्फ अपना अपना। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, मीन सिर्फ हम अपने सेल्फिश मोटिव के बारे में सोच रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड। अगर वर्कर सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे सोचेगा कि हाँ भाई मुझे सैलरी मिल जाए या मुझे वेजेस मिल जाए या ये चीज़ मेरी पूरी हो जाए, और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोच रहा है या कोऑपरेट नहीं कर रहा है आपस में, तो फिर काम नहीं चलेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगा। देयर हैज़ टू बी अ कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो मैनेजमेंट को भी इंकरेज करना चाहिए वर्कर्स को कि वो अपने सजेशंस दें, अपने आइडियाज़ दें, जिससे वो मोटिवेटेड फील होंगे। एंड इनफैक्ट अगर वो अच्छा काम भी कर रहे हैं या अच्छे सजेशंस दे रहे हैं तो उनको कुछ रिवॉर्ड दीजिए आप, या मे बी जो भी आप रिवॉर्ड दे सकते हैं। उससे क्या होगा, सब्सटेंशियली यू विल सी दैट देयर इज रिडक्शन इन द टाइम और कॉस्ट। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजमेंट को वर्कर्स के अंदर कॉन्फिडेंस को इनबिल्ड करना है, ताकि वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस में साथ में अपनी व्यू पॉइंट दे, और उनको एक इक्वल फील हो, मीन्स दे उनको भी इम्पोर्टेंट फील हो। देयर शुड बी equal division of work and responsibility between the workers and management, and both should work side by side। तो cooperate करके, cooperation के साथ काम करें, इंडिविजुअलिज्म को लेस प्रमोट करना है या प्रमोट नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो ये प्रिंसिपल बेसिकली कहता है कि हर पर्सन का राइट है कि अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है तो उसको डेवलप करना, उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी के साथ डेवलप करना एक ऑर्गेनाइजेशन का फर्ज है, एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अगर हमने एक साइंटिफिक, एक जब भी हम वर्कर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक साइंटिफिक मेथड होना चाहिए उसके सिलेक्शन का। जब हम उसे कोई काम, जब वर्क या जॉब प्रोफाइल असाइन कर रहे हैं तो भी वो साइंटिफिक मेथड के साथ की जानी चाहिए। ऐसा पर्सन होना चाहिए जो फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उस प्रोफाइल पे फिट हो रहा हो। ठीक है। एंड हर ऑर्गेनाइजेशन को हर वो चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे उस वर्कर का डेवलपमेंट हो पाए, मीन्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स देना, जहाँ पे भी उस जिसकी चीज़ की भी ज़रूरत है वो चीज़ प्रोवाइड करना, ताकि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई जुड़ा है तो आज से 3 साल के बाद अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है या नहीं भी छोड़ रहा है तो 3 साल में उसको खुद रियलाइज हो कि हाँ मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन से ये चीज़ सीखी है। So that is development of each and every person to his or her greatest efficiency. So we discussed the 4 principles. We discussed first one was scientific method, not rule of thumb. We discussed harmony, not discord. We discussed cooperation, not individualism. And the fourth one is development of each and every person to his or her greatest efficiency. सी अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए टेलर ने अगेन जो है टेक्निक्स दी हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, 5 टेक्निक्स दी हैं। फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैन क्या होता है? फोरमैन एक तरीके का पर्सन है जो कि सुपरवाइज कर रहा है काम को, उसे हम बोल रहे हैं फोरमैन। तो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या है? ये एक तरीके का इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट दैट डिवाइड्स द वर्क ऑफ सुपरविजन इनटू वेरियस स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब, जैसे मैंने बताया कि फोरमैन क्या है, फोरमैन एक तरीके से पर्सन है जो कि इस चीज लोगों के वर्क को सुपरवाइज कर रहा है।
तो यहाँ पे जो फंक्शन फोरमैनशिप आएगा डिपेंडिंग ऑन एरिया ऑफ वर्क या नेचर ऑफ वर्क हमारा कैसा है उसके अकॉर्डिंग, हर एरिया के एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग अलग अलग फोरमैन होगा काम को देखने के लिए। तो मेनली ये जो है इसमें 8 चीज़ें आती हैं, इनको 2 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक हमारा प्लानिंग इंचार्ज आता है फंक्शन फोरमैनशिप में, और दूसरी कैटेगरी है प्रोडक्शन इंचार्ज की। तो देखिए पहले प्लानिंग इंचार्ज हम पढ़ते हैं। प्लानिंग इंचार्ज में वो सारे लोग आ जाएंगे जो कि प्लानिंग वर्क से रिलेटेड है, मींस ऑर्गेनाइजेशन में काम को करने के लिए जो प्लानिंग पार्ट है वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो प्लानिंग इंचार्ज में क्या क्या आता है, जैसे एक आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क कौन है? रूट क्लर्क वो पर्सन है जो डिसाइड करता है कि जो भी काम हो रहा है उसका रूट, उसका रास्ता, उसका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस क्या होगा, किस रास्ते से होके गुजरना है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रूट क्लर्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक मशीन रखी है एक जगह पे एक फैक्ट्री में, और एक एक वर्कर जो है वहाँ पे काम करने के लिए एक सर्टेन रास्ता और एक रूट को फॉलो करता है। तो वो कहाँ कहाँ से किस रास्ते से होते हुए वहाँ मशीन तक हर बार पहुँचेगा, तो उसे हम बोलते हैं रूट क्लर्क। सो इट डिसाइड्स द रूट और सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन थ्रू विच वर्क शुड पास। ओके, रूट क्लर्क के बाद दूसरा आता है हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करता है कि ये जो है वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि उनको कब कैसे क्या काम करना है, कैसे काम को करना है, हाउ दे हैव टू डू द जॉब, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो है हमारे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। थर्ड आता है हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो बेसिकली टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क वाला जो पर्सन है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कोई काम वर्कर्स कितनी देर में कर रहे हैं, आइडियली उस काम को कितने स्टैंडर्ड टाइम क्या है उस कितनी देर में हो जाना चाहिए, एंड ट्रैक रखता है कि वर्कर्स उस काम को कितनी देर में कर रहे हैं। सिमिलरली स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगेगी, और सिमिलरली एक्चुअल में वर्कर उस काम को कितनी कॉस्ट में कर ले रहा है। तो स्टैंडर्ड टाइम पहले से प्री डिसाइड करेंगे, आइडियली मान के चलेंगे टाइम और कॉस्ट दोनों को, और ये ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे कि टाइम और कॉस्ट एक काम को करने के लिए कितना लग रहा है। तो उस चीज़ का जो रिकॉर्ड रख रहे हैं वो हमारे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है। नेक्स्ट आता है मेरा डिसिप्लिनेरियन, जो कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गेनाइजेशन में सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, डिसिप्लिन के साथ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो प्लानिंग इंचार्ज में 4 चीज़ें थी, अब आता है मेरा प्रोडक्शन इंचार्ज। तो प्रोडक्शन इंचार्ज कौन है? प्रोडक्शन इंचार्ज जो है इसके अंदर जो 4 पार्टीज आएंगी, दे डील विद प्रोडक्शन रिलेटेड टास्क। यहाँ पे जो एक्चुअली में काम हो रहा है वो उससे रिलेटेड है। तो प्रोडक्शन इंचार्ज में हमारा फर्स्ट आता है गैंग बॉस, जो कि ये देखता है कि क्या हमारे हमें काम को करने के लिए जो भी मशीनरी, टूल्स, टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स चाहिए वो टाइमली अवेलेबल है कि नहीं है, उनको सही टाइम पे सही जगह पे अरेंज करना ये गैंग बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड आता है मेरा स्पीड बॉस, जो देखता है कि वर्कर जो है सही राइट स्पीड से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी स्पीड आइडियली कितनी होनी चाहिए और किस स्पीड से काम कर रहे हैं, क्या वो बहुत स्लो स्पीड से जान के तो नहीं काम कर रहे हैं। तो ये स्पीड बॉस देखता है। नेक्स्ट आता है रिपेयर बॉस, जो कि ये देखता है कि मशीन एंड टूल्स का मेंटेनेंस और रिपेयर देखता है। तो देखिए गैंग बॉस देख रहा था कि अरेंज कर रहा था टाइम सही जगह पे, और रिपेयर बॉस देख रहा है मेंटेनेंस और रिपेयर ऑफ द मशीन्स एंड टूल्स टाइमली। ठीक है, और लास्ट आता है इसमें इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर देखता है, इंस्पेक्ट करता है बेसिकली वर्कर जो काम कर रहे हैं और जो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है, व्हाट इज द बेसिकली चेक्स द क्वालिटी ऑफ वर्क डन बाय द वर्कर्स। So now after functional foremanship, the next technique is standardization and simplification of work. तो टेलर ने कहा स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए काम में। स्टैंडर्डाइजेशन से टेलर का मतलब था कि हर काम को करने के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हर चीज़ में, स्टैंडर्ड इन द वे यू आर परफॉर्मिंग योर वर्क, standard time, standard raw materials, standard machinery. There has to be standardized product, there has to be standardized process, there has to be standardized operating situations. तो स्टैंडर्ड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस कंटेक्स्ट में बात करें कि एक बिस्किट है, अगर आप 5 रुपीज़ का कोई ब्रांड का बिस्किट खरीदते हैं तो आप किसी भी शॉप से, मॉल से, कहीं से भी खरीदें,
तो वो आपको सेम टेस्ट, सेम साइज, सेम पैकेजिंग का देगा। तो वहाँ पे क्या मेंटेन हुआ, स्टैंडर्ड। उसी तरीके से हर काम को करने के लिए हर एक चीज़ में स्टैंडर्ड होना चाहिए। हमें काम कैसे करना है वो स्टैंडर्ड, द प्रोसेस, द मेथड, द मशीनरी यू आर यूजिंग, the material, raw materials you're using, the manner, the way you are performing your work, there has to be standard in everything। अगर standard होगा तभी काम सही से होगा, else नहीं होगा। देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना करके सिंपल करना। अगर हम कोई काम एक पर्टिकुलर वे से कर रहे हैं सालों से, बट अगर कोई इसका मोर मोर सिंपलर फॉर्म है, सिंपलर तरीका है, जिससे हमें लेट से 4 चीज़ें ना करके 2 ही चीज़ करनी पड़ रही है, तो हम उसे चीज़ों को सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफिकेशन हर एस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रही है। अगर कोई हम अननेसेसरी की साइजेस बना रहे हैं, अननेसेसरी डायमेंशंस है, अननेसेसरी तरीके हैं, काम को करने के लिए जो मेथड है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो एवरीथिंग यू हैव टू सिंप्लीफाई योर थिंग। अगर स्टैंडर्डाइजेशन हो और सिंप्लीफिकेशन हो तो काम बहुत सही होगा। तो सिंप्लीफिकेशन होगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, तो अपने आप मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन्स, टूल्स एंड लेबर भी हम सेव कर पाएंगे। ठीक है, वी विल बी एबल टू कंट्रोल द इन्वेंट्रीज, विल बी एबल टू make proper utilization of the supplies, and ultimately we will be able to boost the turnover। So that is standardization and simplification of work। ओके, नाउ थर्ड टेक्निक जो टेलर ने बताई है दैट इज वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी का सिंपल सा मतलब है कि काम को स्टडी करना, काम को एनालाइज करना। टेलर ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है, ऑपरेशनल लेवल पे जो भी वर्क हो रहा है, उसको जब हम स्टडी करेंगे, जब हम एनालाइज करेंगे, तो वी विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक वर्क स्टडी हमें हेल्प करता है बहुत सी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, जो कि अक्सर हमारी लेबर और वर्कर फेस कर रहे होते काम करते वक्त। तो जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वर्क स्टडी में कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपकी मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी क्या है? जो मेथड है एक काम को करने का, जो बेस्ट तरीका है, जो मेथड है वो है, उसको स्टडी जब हम कर रहे हैं तो दैट इज मेथड स्टडी। हर काम को करने का अपना एक वे होता है, एक तरीका होता है। यू जस्ट नीड टू फाइंड व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। तो मेन एम इस टेक्निक का ये है कि आप अपने वर्क मेथड्स को इम्प्रूव करें, ताकि आप अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को मिनिमाइज कर पाएँ और कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे पाएँ। तो यहाँ पे जो मेन एम है वो यही है कि आप बेस्ट मेथड की सर्च करिए। आप किस तरीके से रॉ मटेरियल प्रोक्योर जब कर रहे हैं, आप रॉ मटेरियल जब अपने लिए मंगवा रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मंगवा रहे हैं, उसका प्रोक्योरमेंट जब कर रहे हैं, उसको प्रोक्योर करने का भी जो बेस्ट तरीका है, जो बेस्ट मेथड है, मे बी जो बेस्ट चीपेस्ट सप्लायर, बेस्ट क्वालिटी का जो सप्लायर है और चीपेस्ट भी है, तो वो भी एक मेथड में आ जाएगा। ठीक है, तो it starts right from you are procuring your raw material, and it continues till you are actually delivering your final product to the customer। So that method, finding out the best method, is method study। नेक्स्ट आता है हमारा मोशन स्टडी। मोशन इज रिलेटेड टू मूवमेंट। तो मोशन स्टडी का मतलब है मूवमेंट की स्टडी करना। एक काम को करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनको कितना मूव करना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो इंटरनल मूवमेंट हो, चाहे वो एक्सटर्नल मूवमेंट हो। तो ये इन मूवमेंट को अगर हम, जो अननेसेसरी मूवमेंट है उनको अगर हम एलिमिनेट करें, तो वर्कर्स की थकान भी, फटीग भी उनका हम रिड्यूस कर पाएंगे, मे बी कॉस्ट और टाइम भी हम रिड्यूस कर पाए। सो दैट इज मोशन स्टडी। Eliminating the unnecessary movement while we are manufacturing or doing any sort of work in the organization। So just you need to detect and identify and eliminate those unnecessary movement to find out the best method of doing a particular job। नेक्स्ट आता है मेरा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी वो टेक्निक है जहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड टाइम को मान के चल रहे कि इस काम को करने के लिए ये इतना इतना टाइम चाहिए होगा,
और ये हमें हेल्प करता है ये देखने के लिए कि वर्कर ने कितना अच्छा कितना सही परफॉर्म किया या अंडर परफॉर्म किया। तो अगर मान लीजिए एक काम को करने के लिए आइडियली 10 मिनट्स लग रहे हैं, वर्कर ले रहा है 30 मिनट्स, तो मतलब वो वर्कर एफिशिएंट नहीं है। हम उसे वार्निंग देंगे, हम उसे समझाएंगे और मे बी हम कोई सीवियर एक्शन भी ले। ऑन दी अदर हैंड एक वर्कर है जो उस काम को सिर्फ 5 मिनट्स में कर रहा है, तो ऑब्वियसली ही इज़ वेरी गुड वर्कर, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे हम उसे प्रेज कर सकते हैं। सो दैट इज टाइम स्टडी। नेक्स्ट आता है हमारा फटीग स्टडी। फटीग इज थकान, ठीक है। तो फटीग स्टडी हमें बताता है कि एक वर्कर्स कितनी देर के बाद थक जाता है और कितनी देर के ड्यूरेशन के बाद उसे इंटरवल की या रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ये वो पॉइंट है, अगर हम ज़बरदस्ती उसके बाद भी किसी वर्कर से काम कराते रहें तो फिर ना वो काम तो कर रहा है लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी, और उसके बाद वो जो भी काम करेगा ना तो वो उतने मन लगा के या उसकी बॉडी उतना साथ देगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई वर्कर जो है 3 आवर्स काम कर सकता है लगातार, और उसके बाद हमारे वर्कर्स को रेस्ट की ज़रूरत है, लेट से 15 मिनट्स 20 मिनट्स, जिसमें वो रिफ्रेश होकर रिगेन कर पाए अपनी एनर्जी को। लेकिन अगर हम उसे वो ब्रेक नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, वो उतनी एनर्जी के साथ एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो fatigue study is the study that after how much time any worker gets actually in a fatigue state, and after that once you identify you need to give the rest or the break after that so that he regains the energy, he becomes freshen up, and उसके बाद वो मन लगा के उतना काम करेगा। that is fatigue study. Okay, so now the fourth study given by Taylor was differential piece wage system. So differential piece wage system का मतलब है कि जब हमारा जो टेलर ने इस चीज़ पे एम्फोसाइज किया कि हर पर्सन अलग अलग प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर रहा है। कोई पर्सन 9 to 5 आता है तो एक दिन 9 to 5 में कोई 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो कोई 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है और कोई सिर्फ 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो देर हैज़ टू बी अ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, वरना 9 to 5 आके लोग अपना वेजेस और सैलरी उठाएंगे और चले जाएंगे। जो अच्छा परफॉर्मर है वो तो बेचारा डिमोटिवेट हो जाएगा, एंड जो खराब परफॉर्मर है उसको भी सेम पैसा मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू टेलर फाइनेंशियल इंसेंटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दे एक्ट एज अ मोटिवेटर। तो टेलर ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम के, और ये प्रोसेस बेसिकली कहता है कि इंसेंटिव दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद योर प्रोडक्टिविटी and standard task is established and then two rates are fixed. तो हायर रेट्स फॉर दोज वर्कर्स हु प्रोड्यूस मोर देन द स्टैंडर्ड, मान लीजिए स्टैंडर्ड है 500 यूनिट्स, तो 500 से ज़्यादा जिन्होंने प्रोड्यूस किए उनको उनके लिए एक अलग पैसा है, और जिन्होंने उस स्टैंडर्ड से लो प्रोड्यूस किए तो उनके लिए अलग है, जिससे कि जो अच्छे परफॉर्मेंस है वो मोटिवेट होंगे और बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे ज़्यादा काम करने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन। तो लास्ट टेक्निक है हमारी मेंटल रिवॉल्यूशन, जो सिंपली ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर ग्रो करना है तो मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के एटीट्यूड में चेंज होना चाहिए। दोनों को रियलाइज होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को उनको रिक्वायरमेंट है, एंड मेंटल रिवॉल्यूशन रिक्वायर्स दैट मैनेजमेंट शुड क्रिएट suitable working condition, they should do their work and with full devotion। वर्कर्स को अपना काम फुल डिवोशन से करना है, मैनेजमेंट को एक अच्छी वर्किंग कंडीशन और सारी फैसिलिटी देनी है वर्कर्स को। तो दोनों के एंड से हमें कोऑपरेशन चाहिए, दोनों के एंड से हमें चेंज चाहिए एटीट्यूड में, दैट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। Now we will discuss the criticism of scientific management theory. Unlike any other theory, the scientific management theory was also criticized on various grounds. For example, number one, overemphasis on efficiency. तो लोगों ने कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो मेनली फोकस करता है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हम प्रेशर दे रहे हैं वर्कर्स को कि टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म करो, फास्टर टास्क परफॉर्म करो, और हम उनके एक तरीके से कंफर्ट को, क्रिएटिविटी को या सेटिस्फैक्शन को इग्नोर कर रहे हैं। सो देयर वाज लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी, ऑन दिस ग्राउंड इट वाज क्रिटिसाइज्ड। सेकंड आता है डिह्यूमनाइजेशन ऑफ वर्कर्स।
तो टेलर ने कहा कि हम वर्कर्स को ना एक्चुअली मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ हमें उनसे आउटपुट चाहिए, कैसे आउटपुट ज़्यादा देंगे, कैसे और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकती है। तो हमने ह्यूमन इमोशन को या उनकी सोशल नीड्स को या जॉब सेटिस्फेक्शन को हमने एक तरीके से इग्नोर किया, इस थ्योरी ने इग्नोर किया, और उनके काम को, वर्क को एक तरीके से मोनोटोनस बना दिया। तो दैट इज डिह्यूमनाइजेशन ऑफ वर्कर्स। थर्ड इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो मेथड एंड प्रोसीजर्स हम साइंटिफिकली जो निकाल रहे हैं, दे आर क्वाइट रिजिड एंड स्टैंडर्डाइज। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, आपने स्टैंडर्डाइज मेथड बना दिए, साइंटिफिक मेथड बना दिए कि इस काम को ऐसे सॉल्यूशन नंबर 1 से ही होगा, या 1 और 2 ही ऑप्शन है। कई बार सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है 5 6 7 या नई तरीके से हो जाए, लेकिन आपने वो रूम छोड़ा ही नहीं। सो देयर वाज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म फोकस। तो जो मेन एम था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, इट वाज टू इंक्रीज इमीडिएट प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस द कॉस्ट। तो हम एक तरीके से लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय डेवलपमेंट हो गया या लॉन्ग टर्म इनोवेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ हो गया, इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म का ही सोच रहे हैं, प्रॉफिट एंड प्रोडक्टिविटी का। देन नो स्कोप फॉर इनिशिएटिव। तो ऑब्वियसली जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग थी वो मैनेजर्स कर रहे थे। वर्कर से सिर्फ इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप फॉलो करिए इंस्ट्रक्शन को, एंड कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो वहाँ पे अपना इनिशिएटिव दे पाए या अपने आइडियाज़ को कंट्रीब्यूट कर पाए। एंड द लास्ट वाज एक्सपेंसिव, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए हमें टाइम और पैसा, मनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने जो टेक्निक्स पढ़ी, जैसे कि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ट्रेनिंग, सुपरविजन एक्सेट्रा, इसके लिए हमें पैसा भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, माइंड को यूज़ भी करना है। तो जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, दे मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू अफोर्ड दीज कॉस्ट। So on these ground, the scientific management theory was criticized. I hope you all would have understood today's lecture. And अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।